नादिर शाह कौन था, किस खानदान से ताल्लुक था और कैसे उसने इतनी बड़ी और इतनी शक्तिशाली सेना बना ली? किस प्रकार उसने भारत और दिल्ली में लूटपाट मचाई और क्या किया उसने कोहिनूर हीरे के साथ? भारत से सिर्फ खजाना ही नहीं बल्कि उसने और भी बहुत कुछ लूटा था। क्या वो चीजें थी जो उसने भारत से लूटी थी और कैसे हुई थी उसकी मौत? जानते हैं नादिर शाह के उस इतिहास को। नादिर शाह की कहानी कैसे चरवाहे की दुनिया से संबंध रखने वाला एक लड़का ताकतवर फौज का मालिक बन गया और उसने भारत पर आखिर आक्रमण क्यों किया था और कैसे मारा गया। साल 1698 ईरान के खुरासान प्रांत में एक पर्वत है जहां पास के गांव में नादिर शाह जन्मा था। उसके पिता निम्न वर्ग में से थे और चरवाहे का काम करते थे। नादिर शाह ने अपने अतीत के बारे में लिखवाया है कि तलवार की ताकत इससे आंकी नहीं जाती कि उसका लोहा किस खान से निकला है। इसका मतलब यह हुआ कि नादिर शाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो किस वर्ग से आया था। उसका सपना तो सिर्फ शासक बनने का था। जब नादिर पैदा हुआ तो उसका नाम नादिर कली रखा गया था। उसके पैदा होने के बाद पिता चल बसे। नादिर शाह ने घुड़सवारी सीखी और खुद को एक बेहतर शिकारी के रूप में उसने विकसित कर लिया। जब नादिर शाह 15 साल का हुआ था तब उसने एक स्थानीय गवर्नर के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत तो उसने एक गुलाम चमचे के रूप में की थी, लेकिन उसकी काबिलियत देख गवर्नर ने उसे अपना खासम खास बना लिया। साल 1714 उसने अपनी जिंदगी में पहली जंग लड़ी थी जिसमें उसने वो बहादुरी दिखाई थी जिसकी बदौलत उसे ईरान के बादशाह ने दरबार में बुलावा भेज दिया था। ईरान में तब सफद साम्राज्य का शासन था। हालांकि उनके दिन पूरे हो चुके थे। सफद वंश ने 200 साल तक ईरान पर शासन किया, लेकिन साल 1720 के आसपास अफगानों ने ईरान पर हमला कर दिया था। तब सफद बादशाह को घुटने टेकने पड़ गए थे। इसके बाद ईरान पर अफगानों का कब्जा होने लगा। नादिर शाह उस समय उत्तरी ईरान के शहर कलात में रहा करता था। इधर ईरान पर चारों तरफ से खतरा मंडरा रहा था। पूर्वी हिस्से पर रूस और ऑटोमन्स का कब्जा हो गया था। तब हालात ऐसे हो चुके थे कि कभी भी जंग की नौबत आ सकती थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए नादिर शाह ने साल 1725 में ईरान के पूर्व सफद बादशाह के बेटे तमास को अपना समर्थन दे डाला और उसे बादशाह घोषित करवा दिया। इस तरह नादिर शाह की हैसियत जहां से वो आया था उसके मुकाबले बहुत ऊपर जा चुकी थी। यहां से नादिर शाह को एक नया नाम मिला, तमास कली खान, यानी बादशाह का गुलाम। इससे नादिर शाह की ताकत में इजाफा हुआ। ईरान का एक शहर मसद जो काफी सफीदों की राजधानी था, नादिर ने अपने बादशाह के लिए इस शहर को जीत कर दिखा दिया था। किस्सा कि मसद में नादिर एक मजार पर दर्शन के लिए गया था, जहां उसने देखा कि बाहर एक अंधा भिखारी भीख मांग रहा था। उसके पास नादिर शाह गया और पूछने लगा, तुम कब से दुआ मांग रहे हो? भिखारी ने जवाब में 2 साल बता दिया। अब नादिर बोला, अगर 2 साल में दुआ कबूल नहीं हो समझो ईमान कच्चा है। उसने कहा, मैं मजार में जा रहा हूं और मेरे वापस आने तक तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई तो सर कलम कर दूंगा। नादिर शाह मजार में गया और कुछ समय बाद बाहर आया तो उसने देखा वही भिखारी चिल्ला रहा था, चमत्कार हो गया, मेरी आंखें ठीक हो गई। असल बात तो ये थी दोस्तों कि अंधा भिखारी वास्तव में अंधा था ही नहीं, वो तो अंधा होने का दिखावा कर रहा था। नादिर शाह ने उसे देखा और हंसकर वहां से चला गया। अब वापिस आते हैं नादिर शाह के जीवन की ओर और जानते हैं उसके जीवन में आगे क्या हुआ। मशद जीतने के बाद नादिर शाह की हैसियत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसे देखकर बादशाह तहमास उससे खार भी खाने लगा। उसे डर सता रहा था कि कहीं अब नादिर शाह उससे उसकी गद्दी न छीन ले। चंद महीनों बाद उसने एक रोज नादिर शाह को गद्दार घोषित कर दिया। नादिर ने बादशाह की इस हरकत का भरपूर जवाब भी दिया। उसने बादशाह और उसके मंत्रियों की संपत्ति कैद कर उनका घेराव कर दिया। अंत में बादशाह को नादिर शाह से समझौता करना पड़ा। इस घटना के बाद यह साफ हो गया कि असली ताकत ईरान में नादिर शाह के पास है और वो बादशाह से भी ज्यादा ताकत रखता है। नादिर शाह ने सत्ता पर कंट्रोल स्थापित करने के बाद सत्ता को बढ़ाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अफगानों से जंग की और पूरी तरह ईरान पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद उसने ऑटोमन फौज के साथ जंग लड़ी, जिससे ईरान की पश्चिमी सीमा पर कब्जा हुआ था। 18वीं सदी में नादिर शाह की फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज हुआ करती थी। नादिर शाह की फौज में हर 50 सैनिकों के बीच एक कमांडर हुआ करता था और कमांडर की नियुक्ति खुद नादिर शाह द्वारा की जाती थी। फौज की लगातार ट्रेनिंग चलती थी और नादिर शाह और सेना के बीच एक सामंजस्य बन गया था कि युद्ध में इशारे भर से वो युद्ध की रणनीति बदल लिया करते थे।
इसी युद्ध रणनीति की बदौलत नादिर शाह ने 1735 तक ईरान को मुट्ठी में कर सफद बादशाह को हटाकर खुद को आधिकारिक रूप से बादशाह घोषित कर दिया। यहां से शुरू होता है नादिर शाह का वो सफर जिसके अंत में वो दिल्ली आ पहुंचा। फिलहाल दिल्ली पर नादिर शाह कभी कब्जा नहीं करना चाहता था और ये बात इससे भी जाहिर हो जाती है कि दिल्ली लूटने के बाद वो वापस ईरान चला गया था। 1738 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला एक दिन आराम कर रहे थे जहां शराब और नाच गाना चल रहा था। तभी एक हरका दौड़ कर आया। उसने बादशाह को एक चिट्ठी दी। उसने चिट्ठी पढ़े बिना ही शराब की गिलास में डुबा दी। अब हरकारे ने अपनी बात कही कि हुजूर नादिर शाह पहुंचने वाला है। रंगीला तो अपनी धुन में मग्न था और उसने कह दिया दिल्ली बहुत दूर है। अब सवाल आता आखिर नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला क्यों किया। इसके 3 कारण थे। पहले तो उसे यह पता था कि मुगलों ने दौलत दिल्ली पर रंगीला को बिठा रखा है जो लड़ने में एकदम कच्चा था, और दूसरा कारण ये कि जंग जीत हासिल करने में नादिर शाह ने फौज जमा कर ली थी, लेकिन इस बड़ी फौज का नुकसान भी था कि उसके रखरखाव पर बहुत पैसा खर्च होता था। नादिर शाह ने बादशाह बनने के बाद कंधार का रुख किया, लेकिन उसे इतना खर्च हुआ कि ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। इसको पैसों की जरूरत थी और इसलिए उसकी नजर दिल्ली पर गई। काबुली वाले मुगल बॉर्डर पर शरण ले चुके थे। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को एक और अल्टीमेटम भेजकर कहा कि उन्हें हमारे हवाले कर दो। रंगीला फिर भी नहीं माना। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। नादिर शाह ने दिल्ली को चारों ओर से घेर कर पड़ाव डाल दिया था। हफ्ते भर में मुगल कैंप में रसद खत्म होने लगी। तब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को बातचीत के लिए न्योता भेजा। मोहम्मद शाह चंद लोगों के साथ गए थे और नादिर शाह ने उन्हें कैद कर लिया। 2 दिन बाद दोनों सुल्तान दिल्ली आए। नादिर शाह खुद बादशाह के आरामगाह में रुका, जबकि मोहम्मद शाह को जनाना क्वार्टर में रुकाया गया। नादिर शाह के 40,000 सैनिक शहर में दाखिल हुए और लोग बढ़ते तो अनाज के दाम बढ़ने लगे। इस चक्कर में नादिर शाह के सैनिकों की पहाड़गंज में एक दुकानदार से बहस हो गई। भीड़ ने नादिर शाह के सैनिकों पर हमला बोल दिया। नादिर शाह को जब 900 सैनिकों के मारे जाने की खबर मिली तो उसने कत्लेआम का हुक्म दे दिया। अगले कुछ दिनों तक वो कत्लेआम यूं ही चलता रहा। दिल्ली की 30,000 से ज्यादा की जनता को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। उसी दौरान निजाम नादिर शाह से मिले और जनता को बख्श देने की भीख मांगने लगे। नादिर शाह मान गया और उसने कहा इसके बदले 100 करोड़ रुपए लूंगा। अगले कुछ दिनों में निजाम ने दिल्ली को लूटा और 100 करोड़ जमा किए। करोड़ों की हीरे जवाहरात सोना सब कुछ लुटाने के बाद भी नादिर शाह का मन नहीं भरा। आखिर में उसने मुगल दरबार की शान तख्ते ताउस को उठाया और वापस लौट गया। दिल्ली पर जीत के बाद नादिर शाह पूरी तरह से प्रसिद्ध हो चुका था। अंग्रेज जो मुगलों पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ब्रिटिश इंडिया कंपनी अधिकारियों से नादिर शाह के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार करवाई। इस रिपोर्ट में अगले सालों में पूरी दुनिया में पढ़ा गया, जिसमें नादिर शाह को एक किवंदती बना डाला। यहां से उसके पतन की शुरुआत होने लगी। जब दिल्ली लूटकर नादिर शाह वापस ईरान पहुंचा, तब तक उसके बेटे रज़ाक अली ने पूर्व बादशाह तमहास को मरवा दिया था। रज़ाक अली खुद को बादशाह समझने लगा था और इसी बीच बाप बेटे में तनातनी हो गई। नादिर शाह की तबीयत खराब हुई, उसे मलेरिया हुआ और लीवर की बीमारी भी उसे लग गई। बीमारी के हालात में उसे पता चला कि उसका बेटा उसकी मौत की तैयारी कर रहा है। बेटे की बात सुनकर नादिर शाह आग बबूला हो गया और उसने बेटे की दोनों आंखें निकलवा ली। इस घटना के बाद नादिर शाह का मानसिक संतुलन धीरे धीरे खराब होने लगा। उसने कुछ जंग लड़ी थी, लेकिन उसका मन तब तक भर गया था। उसका रवैया इतना अजीब हो गया था कि परिवार वाले उससे खतरा महसूस करने लगे। इसी दौरान नादिर शाह ने अपनी ईरानी कमांडर को हटाकर अपनी सुरक्षा अब्दाली अफगानों को सौंप डाली, जिसमें एक का नाम था अहमद शाह अब्दाली, जिसने पानीपत के युद्ध में मराठों के साथ युद्ध किया था। आप इतिहास के किसी भी पन्ने में चले जाएं, आपको लुटेरों में सिर्फ एक ही कमी दिखाई देगी। वो लड़ने में अच्छे होते हैं, वो लूटने में अच्छे होते हैं, वो लोगों को मारने में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो उनके सामने चुनौती होती है वो बंटवारे को लेकर होती है, और इसी बंटवारे में एक दूसरे को मारकर मर जाते हैं। यही लूट मार के पैसे का अंजाम होता है। नादिर शाह को लगा कि उसे ईरानी दस्ते से खतरा है, और उसी रात जब नादिर शाह अपने तंबू में सो रहा था, तभी एक ईरानी सैनिक ने उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। यहां नादिर शाह की कहानी का अंत हो गया। जैसी कहानी उसने दूसरों के लिए लिखी थी, ठीक वैसी ही कहानी किसी ने उसके लिए भी लिख दी। और हाँ, अगर आप अहमद शाह अब्दाली के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर किसी और मुगल बादशाह या किसी और राजा के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि हम आपका कहानी लेकर आए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत।